आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की सब्जेक्ट केमिस्ट्री में इसमें आज हम लोग एक विशेष टॉपिक चलेंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी हिंदी में इसे समावयवता कहते हैं। समावयवता ये हम लोगों के आज चर्चा का विषय होगा, क्लास 11th की केमिस्ट्री में है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्रश्न ये उठा कि समावयवता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो केमिस्ट्री में ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक और इस घटना को समावयवता कहते हैं। जैसे हमारा ये है एथिल कोहल C2H5OH है और ये CS3OCH3 है। इसमें देखा गया तो C2 और 5 1 6 C2H6O हो गया इसका अणुसूत्र। यहाँ C2 हो गया, 3 3 6 हो गया, ये हो गया C2H6। दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C2H6O, बट दोनों के गुणों में काफी डिफरेंट है। तो कहने का अभिप्राय ये है, यही ऐसे कंडीशन जहां होते हैं तो ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक और इस घटना को समावयवता कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक और इस घटना को समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यहाँ एथिल कोहल है, एथेनॉल है, ये मेथाक्सीमेथेन यानी डाइमेथिल ईथर है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों के गुणों में काफी डिफरेंट है। तो इस प्रकार का कंडीशन समावयवता कहलाता है। ये घटना समावयवता कहलाती है। ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक कहते हैं। अब हम समावयवता के प्रकार पर अध्ययन करेंगे। समावयवता जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर एक है, नंबर दो। ये हमारा नंबर एक है स्ट्रक्चरल समावयवता। स्ट्रक्चरल STRUCTURL स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा हमारा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये है हमारा। इसको हिंदी में त्रिविम समावयवता बोलते हैं। त्रिविम समावयवता। इसको संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता ये हमारा हो गया। समावयवता ये हो गया। अब जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये 5 प्रकार का होता है। 1 2 3 4 5। अगले क्लासों में कहीं कहीं 6 या 7 प्रकार का हो जाता है। तो मुख्य रूप से 5 ही प्रकार है। इनके नाम है चेन, पोजीशन, फंक्शनल फंक्शनल चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म ये हमारा हो गया। ये 5 प्रकार का हो गया। अगर हम हिंदी में बात करें तो चेन को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ये हमारा श्रृंखला समावयवता हो गया। ये हमारा स्थान समावयवता हो गया। ये हमारा क्रियात्मक समावयवता हो गया। क्रियात्मक समावयवता हो गया। और ये हमारा मध्यावयवता हो गया। मध्यावयवता हो गया। और ये हमारा चलावयवता हो गया। ये हमारा हो गया। तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म हो गया। और जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये 2 प्रकार का है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का हो गया। एक को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी GI और OI ये हो गया। 2 प्रकार का हो गया। अब हम इसमें एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे विथ एग्जाम्पल लेकर के, इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसे यौगिक जिनके संरचना सूत्र स्ट्रक्चर्स, संरचना में भिन्नता पाए जाने के कारण उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो जहां संरचना में भिन्नता पाई जाती है वहां जो है संरचनात्मक समावयवता उत्पन्न होती है। अब ये 5 प्रकार की होती है। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। एक एक को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग क्रम से। तो इसमें नंबर 1 है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म ये हमारा है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता।
देखिए ऐसा यौगिक जहां कार्बन परमाणु की जुड़ने में, कार्बन परमाणु के जुड़ने में उसके चेनिंग सिस्टम में डिफरेंट होता है, वहां श्रृंखला समवायता होती है। इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि यह समवायता यौगिक के अणुओं में कार्बन श्रृंखला की संरचना में, कार्बन श्रृंखला की संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। तो वहां जो है आपका चेन आइसोमेरिज्म होता है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है C4H10, C4H10। अब इसके दो समावयवी हैं, C4H10 के जो है दो समावयवी हैं, एक हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा हमारा आइसोब्यूटेन है। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये है नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। आइसोब्यूटेन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये आइसोब्यूटेन हमारा, आइसो में एक शाखा होता है, इसका आईयूपीएसी नाम जो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है। अब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 यानी C4 हो गया, ये हमारा C4 हो गया, और 3 2 5 2 7 3 10 C4H10 हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4 C4 हो गया, 3 3 6 7 3 10 हो गया। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट दोनों की स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने के कारण यहाँ चेन आइसोमेरिज्म हो गया इस प्रकार से, और खास करके कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर है तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। यहाँ सीधी श्रृंखला है, यहाँ शाखादार है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और लेते हैं, ये हमारा पेंटेन है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये हमारा पेंटेन है, पेंटेन। अब पेंटेन का अणुसूत्र होता है C5H12 हो गया। अब इसके 3 आइसोमर है, एक नॉर्मल पेंटेन है, ये हमारा CH3 CH2 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 CH3, ये 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया नॉर्मल पेंटेन हो गया, ये हो गया। अब ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, फिर CH2 CH2 आप CH3, ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 3 3 6 7 2 9 3 12, ये हमारा आइसोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया। और दूसरा हमारा तीसरा जो नियोपेंटेन है, ये CH3C और CH3 यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया C5, और 3 4 12 हो गया, तो ये C5H12। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गया। इनमें सब में कार्बन में अंतर है, यहाँ एक शाखा है, यहाँ सीधा है, यहाँ डबल शाखा हो गया। तो ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब हम चेन के बाद पोजीशन की चर्चा करते हैं। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म पर, स्थान समवायता जिसे कहते हैं, ये हमारा है चेन के बाद पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समवायता, स्थान समवायता। इसमें क्या है, कार्बन की श्रृंखला में कोई अंतर नहीं होता, यहाँ क्रियात्मक समूह के जुड़ने के स्थान में अंतर पाया जाता है, या जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं उसके जुड़ने का स्थान। जैसे ये हमारा आपका इसका एग्जाम्पल जो हमारा है वो प्रोपेनॉल 1 है और प्रोपेनॉल 2 है। ये हमारा हो गया CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा प्रोपेनॉल 1 है, प्रोपेनॉल 1 हो गया। और ये हमारा CH3 CHOH और ये CH3 हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉल 2 हो गया। ये प्रोपेनॉल 1 हो गया और ये हमारा प्रोपेनॉल 2 हो गया। ये स्थान समवायता हमारा, ये स्थान समवायता की एग्जाम्पल हो गया। इसमें हम देख रहे हैं क्रियात्मक समूह के जुड़ने के स्थान में अंतर है, जैसे यहाँ नंबर 1 पर जुड़ा हुआ है और यहाँ नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है ब्यूटीन का, ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 का। तो ये हमारा C4H8 है, ये ब्यूटीन है हमारा C4H8 ब्यूटीन है। अब इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा ब्यूटीन 2 है, ब्यूटीन 2 हो गया हमारा ये। और हम इसमें दूसरा देखें जो है तो ब्यूटीन 1 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया ब्यूटीन 1 हो गया, ब्यूटीन 1 हो गया, ये हमारा हो गया ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। अब चेन पोजीशन के बाद हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की चर्चा करते हैं। तीसरा हमारा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समवायता। अब क्रियात्मक का बड़ा आसान सा जो है ये हमारा तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समवायता। ये हमारा क्या है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना और उसमें जो है क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है। क्रियात्मक समूह में भिन्नता जैसे ये हमारा है CH3 CH2OH, ये हमारा एथेनॉल है, ये हमारा एथेनॉल है।
अब ये अल्कोहल का कंपाउंड है और ये CH3OCH3 ये हमारा डाइमेथिल ईथर है, ये हमारा ईथर डाइमेथिल ईथर है हमारा, ये है, या मेथॉक्सीमेथेन कह सकते हैं। अब ये ईथर ग्रुप का है, ये अल्कोहल ग्रुप का है, दोनों में जो है अल्कोहल का है। अब ये दोनों में जो है क्रियात्मक समूह का अंतर पाया गया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं क्रियात्मक समवायता का, एक प्रोपेनल है और एक प्रोपेनोन है या एसीटोन भी कहते हैं। ये CH3 CH2 CHO ये हमारा प्रोपेनल है, प्रोपेनल एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है। और दूसरा एसीटोन कीटोन, ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम प्रोपेनोन बोलते हैं, प्रोपेनोन। अब ये कीटोन है तो दोनों के अंशु समान है, 1 2 3 हो गए, C3 हो गया, और आपका 3 3 6 ये C3H6O हो गया। यहाँ भी 1 2 3 हो गया, 3 2 5 C3H6O हो रहा है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों के क्रियात्मक समूह में डिफरेंट है, तो ये हमारा फंक्शनल आइसोमर हो गया। अब ये चेन पोजीशन फंक्शन खत्म हो गया। अब हम मेटामेरिज्म की बात करेंगे, मध्यावयवता की बात करेंगे। अब हम सभी लोग नेक्स्ट की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे मध्यावयवता या मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। ये हमारा है मेटामेरिज्म, मध्यावयवता इसे हिंदी में कहते हैं, मध्यावयवता। इसमें क्या होता है, सूत्र समान होता है, क्रियात्मक समूह भी इसमें एक ही होते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह से जुड़े ही अल्किल समूह में भिन्नता होती है। जैसे ये हमारा है, ये आपका, इसमें 2 एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। एक को हम एथॉक्सी एथेन डाइएथिल ईथर, ये हमारा है CH3 CH2O फिर CH2 CH3, ये हमारा एथॉक्सी एथेन या डाइएथिल ईथर है, डाइएथिल ईथर है। और ये हमारा मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर, ये CH3 हो गया, O CH2 CH3 हो गया, इसको बोलते हैं मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर, ये हमारा हो गया। तो दोनों में हम ये देख रहे हैं कि दोनों में जो है क्रियात्मक समूह सेम है। जैसे इसमें भी जो है ईथर है, यहाँ भी ईथर है, लेकिन क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए अल्किल समूह, यहाँ देखिए अल्किल समूह C3H7 दिखाई दे रहा है, यहाँ CH3 है, यहाँ दोनों में समान है। तो ये अल्किल समूह में भिन्नता होने के कारण जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं, मध्यावयवता होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं चलावयवता की। अब हम सभी लोग मध्यावयवता के पश्चात जो है चलावयवता पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये लास्ट है इसका, चलावयवता, इसको टाटोमेरिज्म कहते हैं, टाटोमेरिज्म बोलते हैं। ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समवायता है। इसमें बॉन्ड जो है डायनामिक कंडीशन में होते हैं, गतिक अवस्था में होते हैं। इसका एक विशेष एग्जाम्पल है एथिल एसीटो एसीटेट, ये हमारा CH3 है, CH3 हमारा हो गया, और ये हमारा CO है, CH2 COO और C2H5, ये हमारा है CH3 CO CH2 COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, ये हमारा हो गया एथिल एसीटो एसीटेट, ये हमारा है। अब इसको जो है ये 2 कंडीशंस में रहता है, एक कीटो फॉर्म में रहता है, एक इनाल फॉर्म में रहता है। ये देखिए, ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 COO C2H5, ये हमारा कीटो फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म हो गया। और फिर ये जो है दूसरे रूप में रहता है, इसे इनाल फॉर्म कहते हैं, ये हमारा हो गया इस प्रकार। ये डायना CH3 COH हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया CH COO C2H5, ये हमारा इनाल फॉर्म है, इनाल फॉर्म है, ये हमारा हो गया कीटो फॉर्म, इनाल फॉर्म हो गया। CH3 COH हो गया, डबल बॉन्ड CH COO C2H5। अब यहाँ एक ही कंपाउंड है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये दूसरे कंडीशंस में है, ये दूसरे रूप में है, इसको कीटो फॉर्म कहते हैं, इसको इनाल फॉर्म कहते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चलावयवता का, टाटोमेरिज्म का। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं चेन आइसोमेरिज्म पर, पोजीशन आइसोमेरिज्म पर, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर, मेटामेरिज्म पर और टाटोमेरिज्म पर। ये 5 विथ एग्जाम्पल हम लोग कन्वर्सेशन कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो चर्चा होगा वो हमारा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर, यानी त्रिविम समवायता पर। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं त्रिविम समवायता क्या है। तो हम लोग यहां चर्चा करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समवायता पर।
जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उसका आकाशीय व्यवस्था स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उसकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तो वहां स्टीरियोआइसोमेर उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि स्टीरियोआइसोमेर जो हमारा है वो दो प्रकार का है, एक जीआई है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, एक ओआई है ऑप्टिकल आइसोमेर। तो हम लोग सर्वप्रथम चर्चा करेंगे जीआई पर, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब ये देखिए, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, इसकी संभावना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पाई जाती है, जहां से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाने की कोई संभावना नहीं होगी। तो ऐसी होगी जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वहां ये समवायता पाए जाने के चांसेस होते हैं। तो ये हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक बार पुनः, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे तो वहां संभावना बनती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके साथ और शर्तों को पालन करना पड़ता है। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, तो ये सिस और ट्रांस का क्या अर्थ होता है? सिस जो है, सिस का अर्थ होता है सेम साइड, सिस का अर्थ होता है सेम साइड, ये सेम साइड हो गया। और ट्रांस का अर्थ होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ये होता है, ये होगा सेम साइड अपोजिट साइड। सेम साइड का मतलब समपक्ष हो गया, और अपोजिट साइड का मतलब हो गया विपक्ष हो गया, समपक्ष और विपक्ष हो गया, सिस ट्रांस। अब हम यहां चर्चा करते हैं। अब समपक्ष विपक्ष का मतलब क्या होगा? जैसे हम ये ब्यूटीन लेते हैं, ब्यूटीन 2 लेते हैं। अब ये हमारा ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 हो गया। अब अगर इसको इस तरीके से दिखाएं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ जो है यहाँ इससे H हो गया, और इसी से कार्बन से लगा हुआ CH3, ये CH3 हमारा हो गया, H लगा हुआ, CH3 लगा हुआ इसी कार्बन से, और इस कार्बन से हमारा H लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ एक काल्पनिक लाइन खींचे तो हमें देख रहे हैं डबल बॉन्ड के एक ही तरफ H है और एक तरफ CH3 है, यानी समान पक्ष इसमें एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा, ये सिस ब्यूटीन हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम इस तरीके से इसको कर दें, C डबल बॉन्ड C हो गया, यहाँ CH3 कर दें, यहाँ H कर दें, और यहाँ H कर दें, यहाँ CH3 कर दें, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांस ब्यूटीन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस होता है, यानी कि जब डबल बॉन्ड के एक ही तरफ समान परमाणु या समूह रहे, एक ही तरफ समान परमाणु या समूह रहेंगे तो सिस फॉर्म रहेगा, और जब डबल बॉन्ड के एक तरफ समान परमाणु समूह नहीं रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, तब वो ट्रांसफॉर्म होगा। यही इसका अर्थ है सेम साइड और अपोजिट साइड का। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया। लेकिन ऐसे यौगिकों में तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सफल रही, लेकिन कुछ यौगिकों में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के द्वारा नामकरण करना संभव नहीं था, वहां ये फेल हो गई। कैसे? जैसे ये देखिए, ये हमारा C डबल बॉन्ड C है, यहाँ A हो जाए, यहाँ B हो जाए, यहाँ D हो जाए, यहाँ M हो जाए, तो ना हम इसको सिस कह सकते हैं, ना हम इसको ट्रांस कह सकते हैं। तो ऐसे यौगिकों में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फेल हो गया। तो सिस ट्रांस फेल होने के बाद हमारा EZ नोमेनक्लेचर आया, EZ नोमेनक्लेचर आया। अब EZ नोमेनक्लेचर क्या है? E और Z दोनों जर्मन भाषा के शब्द हैं। E का अर्थ होता है इंटजेजन, ये होता है इंटजेजन। Z का अर्थ होता है जूसम मैन, ये जूसम मैन हो गया। तो इंटजेजन का अंग्रेजी में अर्थ होता है आपका, इंटजेजन का अर्थ अपोजिट होता है, अपोजिट, और इसका अर्थ होता है टूगेदर होता है। इसको हम EZ के हिसाब से कैसे नामकरण करते हैं, हम इसमें देखते हैं EZ के हिसाब से कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, मानते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अब यहाँ NH2 हो गया, यहाँ मान लेते हैं हमारा जो है C डबल OH हो गया, और यहाँ हमारा जो है हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, या यहाँ हम ब्रोमीन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। अब इसमें चारों डिफरेंट तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये E है कि Z है, इसको हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी एक कार्बन को सिलेक्ट करते हैं, इसको इसका नामकरण करने से पूर्व
हम एक प्रायोरिटी रूल, एक प्राथमिकता का नियम लगाते हैं जो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। अब परमाणु क्रमांक पर जो निर्भर करता है वो प्रायोरिटी रूल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कार्बन से जुड़ा हुआ ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों एलिमेंट है, ब्रोमीन है, ये NH2 है, इसमें पहला एलिमेंट ब्रोमीन है और इसमें N है, तो इसका परमाणु क्रमांक 7 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, और इसका परमाणु क्रमांक 35 है। तो इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये उच्च और निम्न करते हैं। इसमें देख रहे हैं ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो हाई हाई एक साथ है तो ये जेड हो गया, ये ऐसे, यानी हाई और लो बना करके हम इसको ई और जेड करते हैं। तो हमारा हाई हाई एक साथ हो गया और लो लो एक साथ हो गया, तो हमारा जेड हो गया। और इस तरीके से हम इसको देखें, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ हमारा NH2 है, यहाँ हमारा B आ रहा है और यहाँ हमारा H कर दें, यहाँ हमारा Cl कर दें, तो ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, यहाँ हमारा ये जो है ये लो हो जाएगा, ये हमारा हाई हो जाएगा। तो अब इसका जो है हाई लो ये एक साथ, ये समान, हाई हाई एक समान था, जेड था, अब ये ई नोमेनक्लेचर हो गया। तो इस प्रकार से ई और जेड नोमेनक्लेचर करते हैं। और जब इजेड भी फेल हो गया तो इसके बाद आरएस नोमेनक्लेचर आया। अब हम लोग यहां जो है इजेड नोमेनक्लेचर खत्म कर लिए हैं, अब आरएस नोमेनक्लेचर और इसके साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर हम लोग अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियोस में हम आरएस नोमेनक्लेचर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।